क्या 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बगावत की धरती तैयार हो चुकी है? क्या भाजपा के लिए उसके अपने ही अब राह में कांटे बिछा रहे हैं? क्या भाजपा इन कांटों पर चलकर लोकसभा चुनाव जीत पाएगी? और क्या भाजपा की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि 370 सीटें भाजपा जीतेगी और एनडीए 400 सीटें जीतेगा, यह दावा सच साबित होगा? दरअसल अभी भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की घोषणा की है पूरे देश में, और बहुत सारी जगह बगावत की खबरें निकलकर आने लगी हैं और भाजपा के नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। उमा भारती कहती है कि मैंने जेपी नड्डा को पत्र लिखा था, वह पत्र सार्वजनिक नहीं हुआ, तो मैंने जो पत्र लिखा था मैं सार्वजनिक कर दूंगी। वहीं साध्वी प्रज्ञा भाजपा विधायकों की पोल खोलने लगी है और सार्वजनिक रूप से बयान दे रही है अपनी ही पार्टी के विधायकों के खिलाफ। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, एक पश्चिम बंगाल के हैं, एक मध्य प्रदेश के हैं, और उसी के साथ अब राजस्थान में भी बगावत के बीज जो बोए गए हैं वे दिखने लगे हैं और उसका असर भी लोगों तक जाने लगा है। बगावत के ये बीज चूरू और जोधपुर में दिखने लगे हैं। अब यह कितना असर करेंगे ये तो तब पता चलेगा जब कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी। कांग्रेस इस बगावत का कितना फायदा उठा पाएगी या भाजपा को नुकसान यह बगावत कर पाएगी या नहीं। दरअसल चूरू में राहुल कसवा का टिकट कटना उसी दिन तय माना जा रहा था जब तारानगर से राजेंद्र राठौड़ की विधानसभा चुनाव में हार हो गई थी, और उस हार के बाद में एक सार्वजनिक सभा में राजेंद्र राठौड़ ने जयचंदो की बात की थी और राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों ने उसी मंच से राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में कसवा परिवार पर चुनाव हराने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कसवा परिवार गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर राजेंद्र राठौड़ को हरा रहा था। उसी दिन से राहुल कसवा का टिकट कटने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। कहा जा रहा था कि राजेंद्र राठौड़ अब अपने संपर्कों के जरिए राहुल कसवा को तीसरी बार सांसद का टिकट नहीं लेने देंगे, और जैसे ही भाजपा की पहली सूची उम्मीदवारों की आई उसमें राहुल कसवा का नाम नहीं था। और वहीं से राहुल कसवा ने पूछ लिया कि मेरा कसूर क्या था, मैंने कौन सी कमी छोड़ दी थी कि मेरा टिकट काट दिया। हालांकि तब सिर्फ बयान थे, लेकिन आज यानी कि महाशिवरात्रि को 8 मार्च को राहुल कसवा के हजारों समर्थकों ने हुंकार भर दी है और कह दिया है कि जो नए उम्मीदवार भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया हैं उनको मंचों पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब यह हजारों लोग किस भूमिका में चूरू चुनाव के अंदर आएंगे सामने, और क्या यह बगावत की जो चिंगारी है वह और भड़केगी और लोग जुड़ेंगे, या फिर भाजपा इस चिंगारी को ठंडा कर लेगी। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि कसवा परिवार राजनीतिक रूप से चूरू में काफी मजबूत रहा है। मजबूत इस तरह से रहा है कि पहले राम सिंह कसवा लगातार सांसद का चुनाव जीतते रहे, फिर राहुल कसवा की मम्मी या मां विधायक बनती है, राहुल कसवा 2 बार सांसद बनते हैं। ऐसे में निश्चित है कि जिस परिवार से 4 या 5 बार कोई सांसद बन जाता है तो निश्चित तौर पर उनके पीछे समर्थकों का एक झुंड, एक भीड़, एक संख्या जुट चुकी होती है। ऐसे में अब जब राहुल कसवा का टिकट कट गया, टिकट कटने का सीधा आरोप राहुल कसवा के तमाम समर्थक यह लगा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने टिकट कटवाया है, तो निश्चित मानिए कि चूरू का चुनाव राजेंद्र राठौड़ बनाम अन्य नहीं हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर भाजपा के लिए मुश्किलें होंगी, यह तय मानकर चलिए। कितनी मुश्किलें होंगी यह तो चुनावी जब
बिसात बीत चुकी होगी और कांग्रेस का उम्मीदवार भी सामने आ जाएगा। हालांकि चर्चाएं यह भी है कि राहुल कसवा को ही कांग्रेस मैदान में उतारकर इस सहानुभूति का फायदा लेना चाहेगी। अब ऐसा होगा या नहीं होगा यह तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के समय ही पता चलेगा। लेकिन चूरू में बगावत की पृष्ठभूमि बड़ी तैयार हो चुकी है और जब हजारों लोग इकट्ठे होकर हुंकार भर देते हैं तो निश्चित मानिए कि उनके मन में एक बात तो यह है कि उनके नेता का टिकट काटा गया। ऐसे में इस टिकट काटने का बदला या तो राहुल कसवा चुनाव लड़कर भाजपा को हराकर लेंगे या फिर पर्दे के पीछे भूमिका निभाएंगे भाजपा को हराने की, कमजोर करने की। यह तो चूरू की कहानी है। अब आइए जोधपुर में। जोधपुर की कहानी काफी लंबे समय से लिखी जाती रही है। विधानसभा चुनाव से पहले इस कहानी ने मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया था जब गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं और फिर से तीसरी बार जोधपुर से भाजपा के उम्मीदवार बने हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे उम्मीदवारों का विरोध किया था जो दूसरे खेमों से आते हैं या जिन युवा नेताओं को भाजपा ने शामिल तो कर लिया लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उनमें से एक युवा रविंदर सिंह भाटी ने फिर सिर्फ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और निर्दलीय के रूप में जीतकर विधायक बन गए। दूसरी ओर शेरगढ़ विधानसभा जो जोधपुर का हिस्सा है, वहां असल लड़ाई चल रही है। असल लड़ाई उस दिन जब राजनाथ सिंह के मंच पर बाबू सिंह राठौड़ पूर्व विधायक का माइक छीना गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत वहां मौजूद थे। लड़ाई तब से नजर आ रही थी। बाबू सिंह राठौड़ पर वसुंधरा राजे का समर्थक होना, कहीं ना कहीं उनके टिकट में उस समय लग रहा था कि रोड़े अटकाए गए हैं, शायद उन्हें टिकट नहीं मिले, लेकिन अंतिम समय में उन्हें टिकट मिला और वे दमदार तरीके से चुनाव लड़कर शेरगढ़ से विधायक बन गए। अब विधायक बन गए, इधर केंद्रीय मंत्री हैं, वे वापस सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। उससे पहले दोनों तरफ से बयानबाजी आई और बाबू सिंह राठौड़ ने कह दिया कि गजेंद्र सिंह राठौड़ मीठी मीठी बातें करते लेकिन करते कुछ नहीं है। चलता रहा बयानबाजी का दौर। लेकिन अब जब चुनाव प्रचार में गजेंद्र सिंह शेखावत निकले तो एक दिन पहले की कहानी यह हुई कि उनसे मिलने कुछ लोग जाते हैं लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में नहीं आने दिया जाता। वहां नारेबाजी हो जाती है। नारेबाजी के बाद में केंद्रीय मंत्री तो चले जाते हैं, उनके कारकेट के आगे भी लोग कुछ आने का प्रयास करते हैं। इसके बाद असल कहानी शुरू होती है जब रात को पुलिस भाजपा से जुड़े 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज करती है, पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करती है और उनके घरों पर दबिश देकर उन्हें उठाने चली जाती है। लेकिन विधायक बाबू सिंह राठौड़ पुलिस के आड़े आ जाते हैं, पुलिस से नोकझोंक हो जाती है, खुद पुलिस अधीक्षक वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद में कहानी और गर्माती है। और उस गर्माई हुई कहानी में आज यानी शिवरात्रि को बाबू सिंह राठौड़ पुलिस थाने के सामने धरना देकर बैठ जाते हैं, आरोप लगाते हैं कि आखिरकार पुलिस ने क्यों कर भाजपा के ही कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया, क्यों कर आधी रात को उनके घर पुलिस गई, क्यों महिलाओं से बदतमीजी की गई। यह आरोप लगाते हुए बाबू सिंह राठौड़ धरना देते हैं। यानी कि एक और केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जिस लोकसभा क्षेत्र से, उसी क्षेत्र की विधानसभा से विधायक और वहीं के कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। यह बगावत ठंडी करने का प्रयास होने की बजाय लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और विधायक धरने पर बैठ गए तो निश्चित मानिए कि यह आग जो बगावत की है वह भड़क चुकी है। कितना असर दिखाएगी यह तो चुनाव परिणामों में पता चलेगा, लेकिन भाजपा के लिए परेशानियों का सबब तो निश्चित तौर पर यह बनेगी ही। अब यह 2 लोकसभा क्षेत्रों की बात नहीं है, अभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के टिकट आने बाकी हैं। जब वे टिकट बाकी आ जाएंगे तो देखना होगा कि यह बगावत क्या 2 या 3 लोकसभा क्षेत्रों तक सीमित रह जाती है
या यह आग और भी विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों तक पहुंचने वाली है। लेकिन इधर कांग्रेस की कहानी भी अभी फिलहाल कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जो पार्टी 25 में से एक भी सीट नहीं जीत पा रही हो, वह जब उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी 25 सीटों पर, कहा तो यह जा रहा है कि 2 से 3 सीटों पर पार्टी गठबंधन करेगी बीएपी से और आरएलपी से। आरएलपी से इसलिए कि नागौर और बाड़मेर का वोट बटे नहीं, और बीएपी से इसलिए कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से मालवीय के जाने के बाद में अब कांग्रेस को पैर जमाने के लिए उन बीएपी के विधायकों का साथ चाहिए। 3 विधायक जो जीत कर आए हैं उनका साथ चाहिए, ताकि आदिवासी वोटरों का बंटवारा ना हो और कांग्रेस वहां पैर जमा सके। ऐसे में भाजपा की बगावत तो निश्चित तौर पर दिख रही है कि हो रही है, लेकिन कांग्रेस 25 सीटें जब दे देगी, 25 सीटों पर चाहे गठबंधन के साथ में घोषणा हो या अकेले में घोषणा हो, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार कांग्रेस क्या बिना बगावत के चुनाव लड़ लेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी बहुत खुश नहीं हैं। टिकट बंटवारे के बाद में वह लोग अपनी नाखुशी सार्वजनिक जाहिर करेंगे नहीं करेंगे, यह भी समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो भाजपा के राह में कांटे नजर आने लगे हैं, और अब यह शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, नाराजगियां होंगी, बढ़ेंगी, कई लोगों को मनाया भी जाएगा, कई लोग मानेंगे भी, कई नहीं भी मानेंगे। लेकिन इस बार का चुनाव 2014 और 2019 की तरह भाजपा के लिए राजस्थान में या देश में इतना आसान नहीं रहने वाला, भले ही दावे 370 और 400 के किए जाएं। दरअसल यह भी सही है कि देश की जनता कभी कहती नहीं है, विद्रोह नहीं करती, लेकिन वोट देती है तो सब कुछ बदल के रख देती है। इंडिया शाइनिंग का नारा और अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा होने के बावजूद भाजपा चुनाव हार गई। उसके बाद मनमोहन सिंह ने 10 साल तक सरकार चलाई, और जब सरकार गई 2014 में, तो किसी को अंदेशा नहीं था कि कांग्रेस 44 सीटों पर समट जाएगी और 2019 में सिर्फ 52 तक का आंकड़ा छू पाएगी। यह हिंदुस्तान की जनता की ताकत है जो वह बिना बताए इस्तेमाल करती है। ऐसे में इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको भले ही मीडिया ना दिखाए, भले ही उनको दबा दिया जाए, लेकिन जनता के मन में, जनता के दिलों में तो वे मुद्दे जिंदा हैं, वे देख रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका असर होगा, कितना होगा, कहां होगा, कैसे होगा, यह चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन इस बार का चुनाव बाकी 2 चुनाव 2014 और 2019 से काफी कुछ अलग होने वाला है, यह तय मान के चलिएगा। अब भाजपा कितनी सीटों पे लड़ेगी, यह सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि हर प्रदेश में वह अब गठबंधन कर रही है अपने पुराने साथियों से जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे, चाहे टीडीपी हो, चाहे बीजेडी हो या अन्य छोटे दल हो। उनको अपने साथ लाने का पूरा प्रयास भाजपा कर रही है। और कोई यह कहता है कि हम इतने मजबूत हैं कि 370 अकेले जीतेंगे, तो फिर आपको उन रूठे हुए लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है अगर आप इतने मजबूत हैं? तो यह सवाल भी जनता के मन में आ रहा है। खैर, गठबंधन की राजनीति हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुकी है, और अब बिना गठबंधन की राजनीति के कोई भी दल दावा नहीं कर सकता कि वह अकेला इतना मजबूत है। फिलहाल गठबंधनों का दौर चल रहा है, लेकिन बगावत के बीज भी कई जगह बोए जा चुके हैं। भाजपा की राहों में मुश्किलें दिख रही है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, इसका फायदा भी भाजपा देश भर में बहुत सारे प्रदेशों में उठाएगी, लेकिन दावे 370 के हैं। वहां तक पहुंचना इस माहौल में इतने मुद्दों के साथ में संभव नहीं लगता। ऐसे में इंतजार है चुनावी बिसात बिछने का, और उसके बाद किन मुद्दों पर जनता वोट करती है यह देखने का।
अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।